बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूरक पुस्तिका यानी कृतिका। और इस पुस्तिका से हम अध्याय 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। अध्याय 1 आपकी पाठ्य पुस्तिका से हटा दिया गया है, इसलिए हम अध्याय 2 मेरे संग की औरतें आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग द्वारा रचित इस आत्मकथात्मक अध्याय में हम पारिवारिक पृष्ठभूमि पर महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। ये अध्याय स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व राष्ट्र और समाज में औरतों की भूमिका भी स्पष्ट करता है। अलग अलग घटनाक्रम यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाहरी परिवेश और घर परिवार में महिलाओं का रुतबा और उनकी आंतरिक स्थिति को इस अध्याय के माध्यम से हम अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि लेखिका के नाना जी समाज में एक जाने माने रुतबेदार व्यक्तित्व के धनी थे और इनकी एक ही बेटी यानी इकलौती बेटी थी और उनका विवाह एक सामान्य क्रांतिकारी के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार इस बेमेल विवाह से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जो घटनाक्रम वहाँ बनते हैं, इस घटनाक्रम को लेखिका ने बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ लिखने का प्रयास किया है और वो आज हम इस अध्याय के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मेरी एक नानी थी। लेखिका ने लिखा है कि मेरी एक नानी है, जाहिर है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही इनकी नानी की मृत्यु हो जाती है और शायद नानी से कहानी नहीं सुन पाने के कारण हम तीनों बहनों ने खुद कहानियां कही है। इन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है लेखिका कि इनकी जो नानी जी है ये बहुत पहले ही इनकी नानी जी की डेथ हो जाती है, इनकी मम्मी की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण बच्चों में बड़ा चाह होता है ना अपनी नानी से कहानी सुनने का, तो लेखिका और इनके भाई बहनों को कहानियां सुनने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए ये कहानियां खुद ही लिखते हैं। यानी ये 5 बहनें और एक भाई है और इनमें से 3 बहनें बहुत अच्छी राइटर है और इनके भाई वो भी बहुत अच्छे राइटर है। इसलिए इन्होंने कहा है कि नानी ने हमें कहानियां नहीं सुनाई ना, इसलिए हम लोगों ने खुद ही अपनी कहानियां लिखी और सुनी है और दूसरों को सुनाई भी है। नानी ने कहानी कही नहीं है, लेकिन नानी की कहानियां हमने जरूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म भी समझ में आया है। नहीं, इनकी नानी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह स्वयं एक महान व्यक्तित्व के रूप में समाज में रही है। इस कारण उनकी जो बातें हैं, उनकी जो जीवन की घटनाक्रम है, वो एक कहानियों के रूप में आने वाली पीढ़ियों को सुनाया गया था। इसलिए इन्होंने कहा है कि मैंने कहानियां सुनी तो नहीं, नानी को देखा तो नहीं, लेकिन नानी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हमने बहुत सुनी है। और पहले बचपन में तो वो चीजें इनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में इसका मर्म इनको समझ में आया। मेरी नानी पारिवारिक रूप में बिल्कुल अनपढ़ी थी, पर्दानशी थी, यानी वो पर्दा करती थी और उनके पति शादी के तुरंत बाद उनको छोड़कर वकालत करने के लिए विलायत चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वापस आए तो इनके नाना जी का रहन सहन विलायती तरीके से बदल जाता है और नानी जी तो अपने पुराने रहन सहन में ही रहना पसंद करती थी और अब उनका जो इच्छा आकांक्षा है वह पति पर थोपती भी नहीं थी और न ही कभी उनसे कुछ मांगती थी। यानी बहुत शालीन व्यक्तित्व की महिला इनकी नानी जी थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी इनकी नानी की बहुत कम आयु में मृत्यु हो जाती है, तो उनके एक 15 वर्ष की एक लड़की थी, यानी लेखिका की माँ। अब उनकी शादी की फिक्र उनको होने लग गई, क्योंकि वो बीमार रहने लग गए, तो उनको पता चल गया था कि अब उनकी मृत्यु नजदीक है। इसलिए वे अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने सामने ही करना चाहती है। पति चाहे कितना ही कमाने वाला, इतना रुतबेदार व्यक्तित्व क्यों ना हो, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे अपनी बेटी की शादी अपने हिसाब से ही करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने वो सारा पर्दा छोड़कर और अपने मन की स्थिति को पूरा करने के लिए, यानी अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, उन्होंने उनके पति के दोस्त हैं प्यारे लाल जी, वह उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करती है। तो सारे घर के लोग हैरान हो जाते हैं कि आज ये पर्दानशी औरत को क्या हो गया जो ये पराये मर्द से बात करके अपने मन की बात उनको कहना चाहती है, क्योंकि कभी भी इन्होंने किसी के सामने मुंह नहीं खोला था और आखिरी वक्त में ये अजनबियों से क्या कहना चाहती है। लेकिन नाना ने वक्त की नजाकत को समझा और
उसकी लाज भी रखी और सवाल जवाब में समय बर्बाद करने की बजाय फौरन अपने दोस्त प्यारेलाल जी को बुलाकर पत्नी की हुजूर में यानी सामने पेश कर देते हैं। अब जो नानी ने कहा वह तो और ही हैरत अंगेज था। यानी प्यारेलाल जी से जो नानी ने कहा वो तो और हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना है कि मेरी लड़की के लिए जो वर ढूंढेंगे यानी दूल्हा ढूंढेंगे वो आप ढूंढेंगे। मेरे पति तो है साहब और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मदारों से हो। यानी उन्हें अपने पति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें विलायती रहन सहन पसंद नहीं है। वह क्रांतिकारी महिला जो ठहरी और इसलिए अपनी बेटी की शादी भी वो किसी क्रांतिकारी से ही कराना चाहती है। इसलिए अपनी बेटी की शादी के लिए जो दूल्हा ढूंढना है वो पति को नहीं कहकर पति के दोस्त प्यारेलाल जी से कहती है कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए एक ऐसा दूल्हा चाहिए जो विलायती रहन सहन से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए और सीधा साधा देसी यानी अपनी भारतीय पृष्ठभूमि पर वो बड़ा होना चाहिए और यहीं के संस्कार उसके जीवन में होने चाहिए। ऐसा दूल्हा आप ढूंढेंगे, ये मुझे आप वचन दीजिए। और ये वचन लेती है नानी जी किससे? प्यारेलाल जी से। और अब उनसे कहा आप अपनी तरफ से आज़ादी का कोई सिपाही ढूंढ कर लाइए और मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। यानी नानी जी क्या चाहती है कि उनकी बेटी के लिए कोई भी एक आज़ादी का दीवाना यानी कोई आज़ादी का दीवाना सिपाही ही होना चाहिए जिससे वे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है। और कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर रहने वाली इस औरत के मन में भी देश के प्रति इतना जुनून हो सकता है। यानी इतने दिन ये पर्दे में रहकर एक घरेलू महिला का जीवन जी रही थी और कौन जानता है कि इस महिला के मन में इतना देशभक्तों के प्रति जुनून है, प्रेम है। इसलिए अपनी बेटी, इकलौती बेटी जो इतने रहीशी खानदान में रह रही है, नाजो शौकत से वो पल रही है, उस बेटी के लिए वो एक क्रांतिकारी आम सिपाही जो देश की सेवा में जुटा वो ढूंढना चाह रही है। तो ये सब जानकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और कौन हैरान हो जाते हैं? बाद में मेरी समझ में, यानी लेखिका ने लिखा है कि बाद में मेरी समझ में आया है कि दरअसल में वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होगी। यानी मेरी नानी जी है वह पूरी आजाद ख्यालों की रही है। उन्होंने नाना की जिंदगी में भी कोई दखल नहीं दिया और न ही उसमें साझेदारी की है। यानी कभी तो नाना के काम में किसी प्रकार रुकावट पैदा नहीं करी और न ही नाना ने इनके नानी के जीवन में कोई रुकावट पैदा करी थी। इसलिए दोनों एक दूसरे को समझते हुए और आज़ादी का जीवन जीने की पूरी छूट दे रखी थी। और पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से वो जरूर जीती आई है। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश जीवन जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी जो आज़ादी के दीवानों में जो जुनून हुआ करता था, नानी जी को वो सारी चीज़ें पसंद थी और वैसा ही जीवन वो स्वयं भी परिवार में रहते हुए जीती थी, लेकिन किसी के ऊपर जाहिर नहीं होने देती थी। इसलिए उसे साहबी रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था और इसलिए वो चाहती थी कि उसके बेटी का विवाह भी किसी क्रांतिकारी से हो। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। यानी इनके पिताजी खूब पढ़े लिखे और बहुत अच्छी पोस्ट पर पोस्ट उनको मिल सकती थी, लेकिन साथ ही साथ वे एक क्रांतिकारी भी थे और इस छवि के कारण उन्हें वो परीक्षा नहीं देने दी गई और रोक दिया गया। उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी वो कोई धनवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे, उनके पास पुश्तैनी पैसा एक धेला भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। यानी इनकी माँ तो एक बहुत बड़े रईस खानदान से थी और पिता एक सामान्य परिवार से थे। अब यहाँ पर स्थिति बिगड़ जाती है क्योंकि पिताजी के पास कुछ नहीं है और माताजी इनकी जो है वो बहुत रईसी खानदान में है। अब यहाँ पिताजी के कारण माँ को भी गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाना पड़ा, सीधा साधा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि वो पहन भी नहीं पाती थी। कभी कभी उनकी पतली कमर
चटक भी जाती थी, चनक पड़ जाती थी और रात रात भर पहन कर वह जाग कर वह साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि उन्हें तो खादी की साड़ी पहनना नहीं आती थी और पिताजी क्रांतिकारी है तो खादी के अलावा घर में कुछ और अलाउ नहीं होता था। और पूरी रात बैठ जाग कर वो साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी कि कहीं परिवार वालों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कुछ ऐसी। और साथ में वो बहुत ही पतली दुबली थी और उसे देखकर उसकी सास यानी लेखिका की दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छीके पर टांगती, यानी बहुत नाजुक पतली दुबली सी इनकी मम्मी हुआ करती थी। और क्यों नहीं हो, उसकी दो वजह थी। पहले तो ये थी कि हिंदुस्तान के तमाम वासिदों की तरह उसके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे। यानी इनकी दादी है वह माँ का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती थी। तो इसके पीछे उन्होंने दो कारण बताए। एक तो ये कि इनके नाना जी खूब पैसे वाले थे और अंग्रेजी शानो शौकत से रहने वाले थे, तो वो जो उनके नाना जी का रुतबा था वो उनकी दादी पर भारी पड़ा था। इस कारण दादी उनका लिहाज भी करती थी और उनके मतलब उन शानो शौकत को देखकर उनके आगे नतमस्तक भी रहती थी। और साथ में वो अंग्रेजी जीवन शैली जीते थे और वो सिर्फ एक जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी वह रहन सहन खान पान और सब बोलचाल पूरा का पूरा तरीका यानी पढ़ाई लिखाई से लेकर वो सब कुछ अंग्रेज थे। पर मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यहाँ पर लेखिका ने एक पॉइंट बताया है कि जो हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो लड़ने वाले हमारे सामान्य वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति ज़्यादा थे और ऊंचे वर्ग के जो लोग थे वह सामान्य थे, अंग्रेजों को पसंद करने वाले थे। उनके जैसा ही जीवन वो जीते थे, वैसा ही वो चलते थे और वैसा ही वो चाहते थे। इसलिए ऊंचे वर्ग यानी पैसे वाले लोगों ने कभी भी हमारे सामान्य क्रांतिकारी लोगों का साथ नहीं दिया था, इसलिए ये लड़ाई ज़्यादा विकट भी हुई थी। और आगे लेखिका ने लिखा है कि वो अंग्रेजों के प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भला लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़े, जेब खाली रहे, शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साबी ससुर का ही था। यानी इनके पिताजी एक अच्छे क्रांतिकारी की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनके क्रांतिकारी बेटे की कोई पहचान घर में नहीं थी। घर में तो उन्हीं के ससुर जी की चल रही थी जो अंग्रेजी जिंदगी अंग्रेजी स्टाइल में अपनी जिंदगी जी रहे थे और उन्हीं की वो जो रहन सहन है उसका प्रभाव इनके परिवार में भी देखने को मिल रहा था और उनका जो क्रांतिकारी बेटा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। और आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर पर लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी है और इसमें ये एक परी कथा की जैसे उसकी दादी को महसूस होता है कि इनके पिताजी तो करते वर्ते तो कुछ नहीं है और ऐसे में इस आवारा से लड़के को एक नाजुक सी लड़की ब्याह दी जाती है, वो भी बहुत बड़े खानदान से। तो ये तो एक तरह से परी कथा की जैसे ही कहानी मालूम हो रही है और ये सारा हुआ नानी की सनक भरी आखिरी इच्छा के कारण। नाना की रजामंदी नहीं थी, लेकिन पत्नी के अगर वह कुछ भी इस चीज से दूर नहीं होना चाहते थे। पत्नी की आखिरी जो इच्छा थी उसे वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए अपनी खूबसूरत और नजाकत से पली हुई बेटी को एक क्रांतिकारी के हवाले कर देते हैं और जिससे कि उनकी माँ को भी बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ती है, क्योंकि उस समय लड़कियों से कोई राय नहीं मांगी जाती थी और पहले घर में जो कह देता था वही पत्थर की लकीर समझी जाती थी। मैं अब आगे लेखिका ने लिखा है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है कि हम हाथी पे हल ने जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों को ममतालु परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी सदस्य बहुत मुस्तैद रहते हैं। दादी और उसकी जेठानियां ही नहीं, खुद हमारे पिताजी भी। यानी यहाँ पर एक जुमला यानी एक कहावत बोली गई है कि हम हाथी से हल नहीं जोतवाते, हम तो बैल से ही हल मतलब खेत में हल चलवाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि खेती का जो कार्य है वह हाथी यानी बड़ी चीज से कार्य नहीं होता है, छोटी चीज से ही होता है। तो यहाँ इनके घर में हाथी के समान बड़ा रुतबा किसका है? इनकी माँ का। और बैल के समान रुतबा किसका है? इनके पिताजी का। इस कारण
माँ से घर में कोई भी काम नहीं करवाया जाता था। उन्हें एक परी के समान नाजुक रूप में ही रखा जाता था और घर के सारे काम उनकी जो दादी है, दादी की जेठानियां हैं और दूसरी छोटी बड़ी बहुएं हैं, वो सारे काम कर लेती है। लेकिन लेखिका की जो माँ है उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता है। और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों को रखने का काम भी दादी और उनके पिताजी किया करते थे। माँ ने बच्चों को भी नहीं संभाला है, माँ की ममता भी और माँ ने नहीं दी है अपने बच्चों को। पर ठोस काम नहीं करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था, अपने तरीके से उसे निभाती भी थी। जाहिर है कि जुनून आज़ादी का वो निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। इसमें लेखिका ने क्या समझाया है कि मेरी माँ के अंदर भी आज़ादी का जुनून था, लेकिन उनको जीने का तरीका अलग था। वह किसी दूसरे के देखा देखी आज़ादी के तरीके को अपने जीवन में नहीं अपनाती थी। जो उन्हें अच्छा लगता था उस तरीके से वे उस आज़ादी के लिए अपने कार्य करते थे, क्योंकि वह घर के किसी काम में किसी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं करती थी और उसी कारण वह अपने जीवन जीने के तरीके में भी किसी और की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती थी। पर ठोस काम नहीं करने हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका को एक छोटा सा दर्द क्या है कि उनकी माँ कभी भी एक भारतीय आम माँ जैसी नहीं बन पाई थी। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को लाड प्यार नहीं किया, नहीं उनके लिए खाना पकाया और न ही अच्छी पत्नी बहू होने की उनको बच्चों को सीख दी। जो एक सामान्य माँ अपने बड़े होते बच्चों को सीख देती है ना कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये सारी सीख होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी कार्य उनकी माँ ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। कुछ वह बीमार भी रहती थी और कुछ वो नाजुक भी थी, इसलिए उनके घर काम में कोई भी ज़्यादा रुचि भी नहीं रहती थी। इसलिए वह हर समय ज़्यादा अपना जो समय था वो ज़्यादा समय उनका किताबें पढ़ने में बीतता था और किताबों के साथ वह साहित्य चर्चा में भी तल्लीन रहती थी। संगीत भी सुनना उनको पसंद था और वो सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। जैसा लेखिका ने बोला है कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे परंपरागत यानी पुराने रीति रिवाज से जुड़ा हुआ परिवार था। दादा दादी या उसके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम धरते और न उसमें आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। यानी इनकी दादी को ये पता था कि ये एक आम महिला की तरह नहीं है, ये एक अपनी जो जीवन शैली जैसी पीहर से लेकर आई है उसी जीवन शैली को ये जीती है और उसी प्रकार ये रहना पसंद करती है। तो उसमें उन्होंने किसी प्रकार की दखल अंदाजी भी नहीं करी थी। उतनी श्रद्धा से वो अपने कार्य करती रहती थी जो वो चाहती थी। जबकि वे पत्नी माँ बहू के रूप में प्रचलित कर्तव्य का कभी भी उन्होंने पालन नहीं किया, लेकिन पूरा परिवार फिर भी उनमें श्रद्धा रखता था, क्योंकि एक तो वो साहबी खानदान के रूप से पली हुई थी और दूसरा वो झूठ नहीं बोलती थी और तीसरी बात उनमें ये थी कि कभी भी इधर की उधर चुगली नहीं करती थी। यानी चुगली की उनमें बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इस कारण पूरा घर उन्हें पसंद करता था। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों से दोस्ती हो गई थी। यानी माँ की इन दो विशेषताओं के कारण वो दूसरों की एक चहेती भी बनी हुई थी। दोस्तों में वह हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी निभाते थे। यानी लेखिका ने कहा है कि माँ की भूमिका तो हमारे पिताजी ही निभाते थे। घर में हमारे जीवन से बच्चों से जुड़े हुए जो भी कार्य होते थे वो उनके पिताजी किया करते थे। माँ को अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी के नाम क्यों न हो माँ, और माँ ये जानने को बेहाल की बीमारी से मैं उभरी नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते हैं। हर व्यक्ति को अपना, यानी यहाँ पर लेखिका बताना क्या चाहती है कि इनकी माँ ने अपने बच्चों की परवरिश में ज्यादा समय नहीं दिया। अगर बच्चे बीमार हो, बच्चे खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कोई भी उनको मतलब नहीं होता था। ये सारा संभालने का जिम्मा उनके पति और सास के ऊपर निर्भर करता था और वह इन सबसे दूरी बनाकर रहती थी कि लेकिन एक जरूर था कि उस घर में सबको अपनी अपने काम, निजत्व का मतलब है अपना इंडिविजुअल काम खुद करना होता है। अपनी पसंद नापसंद से अपना जीवन जीने की सबको छूट मिली हुई थी और इसी कारण ये हमारे लेखिका, इनकी छोटी बहन और इनका सबसे छोटा भाई राजीव, ये सारे धीरे धीरे एकांकी होते हैं और एकांकी होने का मतलब है कि वे लेखन की ओर मुड़ जाते हैं। यानी जब इनके मन की जो दुविधाएं उलझने हैं वो जब एक आकार लेने लग जाती है, कोई उनको माँ के रूप में समझने वाला ज़्यादा होता नहीं है,
तो वो धीरे धीरे अपनी बातें साहित्यिक रूप से लेखनी के द्वारा कहने लग जाते हैं। तो यही इनकी माँ से जो दूरी है और पिता का असीम प्यार, इन दोनों का मिला जुला रूप है। धीरे धीरे इन्हें लेखक जगत की, साहित्यिक जगत की और इनकी जीवन की धारा मुड़ जाती है और वहाँ पर हमें एक बहुमूल्य रत्न के रूप में ये दो बहनें और एक भाई, साहित्य जगत की हमारे जो जलता हुआ दीपक है, उस दीपक की रोशनी को और तेजी से जलाने का कार्य करने में सहायक होते हैं। इसके आगे का अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।